देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। फ्लक्स जो वर्ड है वो किस लिए बनाया गया, ध्यान सुनना। फ्लक्स बेसिकली एनर्जी को सिंबलाइज करता है, यानी कि फ्लक्स क्या बताता है कि एनर्जी किसी सरफेस एरिया पे गिरना। जैसे कभी वेल्डिंग करते देखा किसी को, वेल्डिंग करते हुए इंसान किसी एरिया पे उस एनर्जी को बार बार वो करता है, मतलब पेनिट्रेट करता है वहां पर। तो फ्लक्स वर्ड बना ही किसके लिए है, एनर्जी के लिए। एनर्जी किसी एरिया पे गिरना। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द प्लेन ऑफ द सरफेस। अब यहां पे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अपने आप में वो एनर्जीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक एनर्जी है। अब एक बात सुनना गौर से, अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है, मान लीजिए आप फील्ड लाइन ऐसे हिट कर रही है, सबसे ज्यादा असर आएगा। और अगर इस सरफेस को मैं ऐसे कर दूं बेटा जी, तो फील्ड लाइन जा रही है, कुछ असर ही नहीं डाल रही है। तो जब तक फील्ड लाइन सरफेस के नॉर्मल हिट नहीं करती हैं तो उसका असर सबसे कम हो जाता है। अगर फील्ड लाइन एंगल पे आई ऐसे करके, तो अभी भी कुछ इस पे टकरा रही हैं, मतलब अभी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टकरा रही हैं, बट थोड़ी टकरा रही हैं। लेकिन अगर ऐसे टकराएंगी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। तो इसलिए डेफिनेशन लिखती है कि भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा अगर सरफेस के नॉर्मली हिट करेंगी तो उसे बोलेंगे हम लोग कि ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बन रहा है। इतनी बात क्लियर है? हाँ, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, फॉर्मूला क्या है इसका? फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इन यहाँ पे दो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाना चाहिए, वो वेक्टर स्केलर नहीं होती है। इसे मैं अलग से समझाऊंगा, हालांकि हमने 11th में पढ़ा था। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्राइंगल और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है? पैरेललोग्राम ही होते हैं। तो बेटा जी देखिए, डायग्राम समझिए। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने एक सरफेस बनाया, अगर मैंने एक सरफेस बनाया, अगर मैंने एक सरफेस बनाया ये, ऐसे। अब सुनिए ये, अच्छा देखो एक और चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो बनाने जा रहा हूं वो बोर्ड पे कैसा दिख रहा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब ये, अच्छा ये जो बनाया है मैंने वो ऐसे बना के दिखाने की कोशिश करी है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा इस ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज व्हाट द सरफेस इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? ये इस प्लेन के पैरेलल ऐसे रखा हुआ है डायरेक्टली, और ये कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है। समझ में आई बात? तो फर्क समझना इसका। डायग्राम अगर इमेजिनेशन गलत करोगे तो एंगल गलत ही पकड़ेंगे आप, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहा एरिया कैसी क्वांटिटी है? एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो जरा कॉपी दिखा दो, जरा अपनी कॉपी दिखा दो। देखो देखो भाई, ये रहा एरिया। एरिया की दो डायरेक्शन होती है, या तो ऊपर या तो नीचे, और कैसी होनी चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन दो ही होंगी, या तो ऊपर होगी या तो नीचे। सरफेस पे हमेशा नॉर्मल, चाहे यहां चाहे यहां, यहां कहीं भी बना लीजिए आप, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे एंगल जो है वो एरिया के साथ है, एरिया वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर के साथ। देखो वेक्टर लगाया मैंने, दिस इज नॉट एरिया, दिस इज एरिया वेक्टर। फिर से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं आपसे कहूं फील्ड ऐसे जा रही है, फील्ड लाइन सरफेस के ऐसे जा रही है, बताओ सरफेस की ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर? पैरेलल। तो एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया के साथ कितना एंगल बन रहा है? 0। फील्ड का एरिया के साथ कितना एंगल बन रहा है? 0। बट एंगल किसके साथ देखना है आपको? एरिया वेक्टर के साथ। तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर कैसा है? तो फील्ड ने आप कितना एंगल बनाया एरिया वेक्टर के साथ? 90 डिग्री। हमें एंगल एरिया के साथ नहीं देखना होता है, एरिया वेक्टर के साथ देखना होता है। पेन देना जरा भाई। फिर से सुन लो एक बात, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट लिखी आएगी, द फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस। सरफेस से कितना हो गया? पैरेलल। तो एंगल क्या हो गया सरफेस से? 0। बट एंगल किसके साथ देखना है हमको? एरिया वेक्टर के साथ। मेरी बात फिर से सुनना, अगर आप इसको बोल दोगे अरे सर cos 0 तो 1 होता है, इसके हिसाब से तो फॉर्मूले के हिसाब से इसको EA हो जाना चाहिए, यानी मैक्सिमम होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि फ्लक्स शुड बी मैक्सिमम हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो फील्ड अगर ऐसे जा रही है,
फील्ड अगर ऐसे जा रही है बेटा जी, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब सरफेस के क्या है वो पैरेलल बट एरिया वेक्टर से 90 डिग्री है। अरे सरफेस पे तो असर कर ही नहीं देना, ये सरफेस पे कब असर करेंगे, जब फील्ड लाइन नॉर्मल आएंगी। अब सोचो फील्ड लाइन सरफेस के ऐसे आ रही है, सरफेस के क्या है नॉर्मल, सरफेस से क्या है नॉर्मल, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर है, बट एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनेगा, या तो 180 या तो 0। अगर आप इधर से देखेंगे तो 0 एंगल बन रहा है, और इधर से देखेंगे तो 180 बनेगा। हमें एंगल किसके साथ देखना है, एरिया वेक्टर के साथ। किसके साथ, और एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। सरफेस के साथ नहीं देखना है, सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ देखना है। बात समझ में आई क्या? ओके, अब देखिए यहां देखिए, यहां पे सपोज मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली इस तरफ, इसे लिख दिया ए वेक्टर, ठीक है। और फील्ड अगर ऐसे आ रही है, फील्ड एक तो होगी नहीं, फील्ड एक लाइन तो होती नहीं है, बहुत सारी होती है। तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन गया, 0 एंगल। कितना बन गया भाई, 0 एंगल। तो फ्लक्स क्या हो गया मेरा, ई ए cos 0 कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, है ना। तो फाई क्या हो गया मेरा, मैक्सिमम। एरिया के साथ एंगल नहीं देखते हैं। अभी फील्ड मेरी एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर, एरिया के क्या है परपेंडिकुलर, बट एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है 90, ओह 0 सॉरी। और अगर हम सरफेस ऐसा बना लें, ऐसा, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा। फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। अब बताओ सरफेस के फील्ड लाइन क्या है, पैरेलल, क्या है पैरेलल। तो एंगल इसके साथ देखेंगे क्या, नहीं, किसके साथ देखेंगे हम लोग, इसके साथ। एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बेटा जी फाई का फॉर्मूला क्या हो गया, ई ए कॉस 90, कॉस 90 0। तो फ्लक्स क्या हो गया हमारा 0। आई होप समझ में आ गया आपको, है ना। फ्लक्स क्या हो गया 0, ठीक है, छाप लो। देखिए मैं एक बार फिर से थोड़ा समझा देता हूं इसको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने बताया कि फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी किसी एरिया पे गिरना, एनर्जी किसी एरिया पे गिरना। तो जब भी फील्ड लाइन नॉर्मल गिरेंगी किसी सरफेस की, ये सरफेस ऐसा था, फील्ड लाइन ऐसे गिर रही है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। अगर सरफेस ऐसा है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इंपैक्ट 0 हो जाएगा, यानी फ्लक्स 0 हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। सरफेस के हमेशा डायरेक्शन कैसी बनेगी, नॉर्मल टू द सरफेस। इधर मैंने इस तरफ लिया है, इस तरफ, इधर भी ले सकते हैं हम लोग, इधर लेंगे तो 0, इधर लेंगे तो 180, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहां देखो सरफेस ऐसे रखा एग्जैक्टली, तो एरिया वेक्टर ऊपर, फील्ड इधर, तो 90 डिग्री, चाहे फील्ड इधर आए चाहे इधर आए, सरफेस के पैरेलल है, परंतु एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो हमें एंगल किसके साथ देखना होता है, एरिया वेक्टर के साथ। सो दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अब मैं स्पेशली बताने जा रहा हूं आपको एरिया वेक्टर, ठीक है। देखो फ्लक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले एरिया वेक्टर समझाना चाहिए। 11th का पार्ट है बट फिर से समझा रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा। एरिया वेक्टर, वेक्टर की दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आप यहां देखिए गौर से, यहां पर इसका एग्जांपल समझो जरा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पैलोग्राम। आपने पढ़ा 11th में कि एरिया ऑफ पैलोग्राम कैन बी गिवन बाय, कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई एक वेक्टर हमारा ये है और एक वेक्टर हमारा ये है, तो अगर आप इसका एरिया निकालने बैठोगे तो सीधे सीधे बोलोगे साइड इनटू साइड, ए स्क्वायर हो गया। बट एरिया वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे या सीधे लिखो ए वेक्टर लिखेंगे अगर हम, तो हम बोलेंगे सर ये कौन से डायरेक्शन में है, आई कैप क्रॉस ए जे कैप। तो बेटा ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, और आई क्रॉस जे क्या हो गया, आई क्रॉस जे होता है के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आपको याद हो, आई जे और के, आई क्रॉस जे क्या देने वाला है, के। तो बेटा जी क्या हो गया, के कैप। ध्यान से सुनना, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास क्या, एरिया वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है ना। ये हो गया आपका डायरेक्शन हो गया, और डायरेक्शन क्या आ रहा है, के कैप। क्या आ रहा है, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन। तो देखो ये है एक्स में, ये एक्स है, और ये वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में आपका रखा था। डायरेक्शन कहां जा रही है, बिल्कुल बाहर की तरफ। अगर आप उल्टा ऑर्डर कर दे, अरे आपका मन आया आप जे कैप पहले लिख लेते, क्या दिक्कत थी, तो क्या आता माइनस के कैप। तो एरिया वेक्टर कहां चला था, अंदर। यानी कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या होगा, नॉर्मल होगा। कैसा होगा, नॉर्मल। तो दिस इज योर एरिया वेक्टर निकालने का तरीका। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा फटाफट लगे हाथ। देखिए फिर आप बोलिएगा कि आया कि नहीं आया।
देखिए मान लो सपोज ये आपका ये x y और z, सुनना गौर से एक मिनट, यहां पे हमने कुछ ऐसे डाला इसको, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके डाला। ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी अब इसका आप एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया वेक्टर। तो बेटा जी 10 सेंटीमीटर किस तरफ है बताना, ये लाइन किसके पैरेलल है, आई कैप, और 10 सेंटीमीटर किस में चेंज करोगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर कर लिया, डायरेक्शन क्या है इसकी, आई कैप है कि नहीं। ये लाइन किसके पैरेलल है, जेड के, क्या है किसके पैरेलल है, जेड के, मतलब जेड में रखी हुई है। तो यहाँ पे लिखो क्रॉस 5 × 10⁻⁻2 और के कैप। तो बेटा जी आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे मतलब डायरेक्शन कहाँ चली गई, नीचे की तरफ। तो देखो 10 × 5 कितना हो गया, 50, और -2 कितना हो गया, -4, कितना हो गया भाई, -4 हो गया, है ना। तो आई क्रॉस के क्या हो गया बोलो, -j। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ चली गई हमारी, इसकी डायरेक्शन चली गई हमारी नीचे की तरफ। ये है आपका एरिया वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर, है ना। छाप लो। देखो ये फ्लक्स आपने एरिया वेक्टर निकालना सीख लिया। अब इसी में अगर एक बात बोलूं आपसे, केस नंबर 1, अगर बोले इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको पहले केस में 100 आई कैप, तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, एक्स में जा रही है, यानी फील्ड हमारी कुछ ऐसे जा रही है, यहां से ऐसे ऐसे जा रही है, राइट, ये हमारी फील्ड जा रही है। तो अगर आप इसके हिसाब से चले तो बेटा जी जे एरिया वेक्टर और फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, 90। तो फ्लक्स कितना हो गया पहले केस में, तो आप लिखेंगे सर E A cos 90, या तो आप डॉट प्रोडक्ट से लगाइए तब भी आंसर वही आएगा। देखिए एक बात सुनना, एरिया वेक्टर निकालने के समय क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, बट फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे लगेगा डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, और जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट के 0। डिफरेंट डिफरेंट का डॉट 0, क्रॉस अलग चलता है, डॉट अलग चलता है, ठीक है। तो अच्छा फ्लक्स क्या हो गया इस केस में हमारा 0। आप चाहो तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, कैसे देखना एक बार, सुनो ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओ जरा, 100 आई कैप। अब बेटा जी यहाँ पे लगा दो डॉट, यहाँ पे लगा दो डॉट। अब जरा बताओ कि ये 100 आई कैप हो गया, और एरिया कहाँ जा रहा है मेरा, ये रहा एरिया, तो यहाँ लिखेंगे 50 × 10⁻⁻j, ये तो माइनस, सुनो जरा गौर से बेटा जी, आई डॉट जे क्या होता है 0, तब भी आंसर 0 है। बेटर है वेक्टर वेक्टर चाहे मार पढ़ो, सीधे सीधे ये समझो, एंगल पकड़ो, है ना, ठीक। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ऐसे करके दे रखा है हमको x y z, ये मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये अगेन वही 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये तो बोला आपसे इसका ई भी दे रखा है, ई दे रखा है आपको 50 आई कैप। बोला है फ्लक्स निकालिए, फाइंड फ्लक्स। चलिए करिए सॉल्व, पॉज कर दो भाई। देखो अच्छा सुनो, पहली बात तो ये है y और z प्लेन में। एक बात सोचो, मैं आपको 2 बातें समझा, कई बार से एक ही बात बता रहा हूं कि जिस भी प्लेन में आपकी सरफेस होगा एरिया वेक्टर उसके तीसरी में जाएगा। अगर ये yz में है तो स्वाभाविक है कि आपका एरिया वेक्टर या तो +x में जाएगा या तो -x में, ये तो तय है। अब आपके ऊपर है कि आप पहले इसको रख रहे हैं आगे या इसको रख रहे हैं क्रॉस करते समय। तो मैं कहूंगा सर एक काम करिए, मर्जी आपकी, इसमें कोई वो नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो 10 सेंटीमीटर कहां पे है, y में है, देखो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, ये आएगा जे कैप, राइट। और क्रॉस में लिखिए आप 5 सेंटीमीटर कहां पे जा रहा है, z में जा रहा है, और -2 कर लिया हमने किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। तो ये आ गया हमारा एरिया वेक्टर 10 × 5 50, 50 × -4, और j क्रॉस k क्या होता है, j है ना, i
आई जे और के, है ना। तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई हो गया प्लस आई। देखो जे ऐसे चलने में प्लस आता है और ऐसे चलने में माइनस आता है, ऐसे चलने पे प्लस आता है और ऐसे चलने में माइनस आता है। जे क्रॉस के आई हो गया, मतलब प्लस आई हो गया, ठीक है। अब देखो ये एरिया वेक्टर आ गया, यानी इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ये इसका एरिया वेक्टर है। क्या है इसका, बोलो भाई, दिस इज व्हाट, एरिया वेक्टर। और फील्ड कहाँ जा रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 0। तो फाई क्या हो गया, अब मैग्नीट्यूड में लिखना है तो वैसे कर लो या डायरेक्शन में लिखना, एक ही बात है। तो E का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, 50 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी ये नहीं है, हाँ 50 ही है, 50 इंटू एरिया ही है रहा। आप चाहे वेक्टर फॉर्म में कर लो चाहे मैग्नीट्यूड फॉर्म में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं एंगल लिख रहा हूँ, अब आई डॉट आर्ट नहीं कर रहा। तो कितना हो गया, 2500 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो 25 इंटू माइनस 2। तो दिस इज व्हाट योर फ्लक्स गाइस, ठीक है। यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, यहाँ देखो यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पता है क्या, न्यूटन पर कूलम, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई, यानी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। चलिए छाप लीजिए। देखिए अभी तक हमने आपको फ्लक्स पढ़ाना सिखाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब वो सरफेस कैसे थे हमारे, ओपन सरफेस थे। कैसे सरफेस थे, ओपन मतलब 2D। पिछली बार पेपर में आया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। तो ओपन सरफेस में क्या लिखोगे, अभी थोड़ी कि हाँ ओपन है दोनों तरफ से, ऐसा लिखा है बच्चों ने। ओपन सरफेस मतलब ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक। आंसर मिला 0, मतलब नंबर मिला 0। आपको लिखना था गॉस के बेसिस पे कि ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर दोनों तरफ बनता है ना, फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और क्लोज सरफेस में मतलब बाउंडेड बाय ऑल द सरफेसेस एंड एरिया वेक्टर विल बी आउटसाइड ऑलवेज। देखिए अभी मैंने 2D से कराया, मैं 3D से करा रहा हूं। तो 3D से कैसा होगा, देखो 3D मतलब जैसे कि क्यूब, बेटा जी 3D मतलब क्यूब। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, और 6 फेस पे 6 वेक्टर बनेंगे। एक वेक्टर यहां बनेगा, एक वेक्टर यहां बनेगा, एक वेक्टर यहां बनेगा, एक वेक्टर यहां बनेगा, एक वेक्टर सामने बनेगा, एक वेक्टर पीछे बनेगा। अब फील्ड कहीं से भी आए, आपको हर एक फेस का फ्लक्स देखना होता है, हर एक फेस का, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूब से। अगर मैं कहूं कि इससे देखना है आपको स्फेयर से, स्फेयर में कहीं भी बना लो, स्फेयर में आपका इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, ये स्फेयर है। और सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं बेटा जी, 3 होते हैं। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर, ठीक है। हमेशा 3D में आउटसाइड बनेंगे, इनसाइड नहीं बनता एरिया वेक्टर, ठीक है। फटाफट छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एक क्यूब है जिस ऑलरेडी वो a डिस्टेंस पर है, इसकी साइड भी a है, यानी ये भी 10 है और ये भी 10 है। आपको फील्ड दे रखी है कौन से डायरेक्शन में, x में दे रखी है, यानी फील्ड कैसे जाएगी हमारी बेटा जी, ऐसे जा रही होगी, इस सरफेस को भी जा रही होगी, ऐसे करके पार करते हुए जा रही होगी, है ना। हमें कितने फेस हैं हमारे, 6 फेस हैं। इसका देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये पीछे वाला 6। देखो आसान है, ध्यान सुनना। इसका एरिया वेक्टर यहां बनेगा, इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा, इसका एरिया वेक्टर बेटा ऊपर बनेगा, और इसका एरिया वेक्टर नीचे बनेगा, है ना, इधर की तरफ। अब दिक्कत क्या होगी पता है, दिक्कत तो खैर कुछ नहीं है इसमें। देखिए एरिया वेक्टर इधर बन गया आपका। अब ध्यान सुनना मेरी बात बच्चों, इस वाले फेस से फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, एंगल कितना हो गया 180। इस वाले फेस से 0, फील्ड भी उधर, एरिया वेक्टर उधर। इससे बेटा जी 90, इससे 90, सामने वाले से 90, पीछे वाले से भी 90। तो 4 फेस तो वैसे छोड़ दो आप, तो बचा क्या आपके पास, φ1 और φ2। देखो पहले सरफेस से हम लिखेंगे E1 A1 cos 180। अब मुझे एक बात बताएं, E1 के मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 100, और इसका एरिया कितना होगा स्क्वायर का, a स्क्वायर। अरे यार सारी की सारी साइड a है, तो एक एक फेस का एरिया क्या होगा, a स्क्वायर। तो फिलहाल मैं E1 को E लिख दूं और इसको a स्क्वायर लिख दूं, और ये -1 चलेगा।
तो ये हो गया हमारे पास -EA²। बिना वैल्यू सॉल्व करे आंसर बता दूंगा आपका इसका। तो इसका देखो दूसरा देखो, E2A2 कॉस कितना बन रहा है वहां पर 0 एंगल। देखो यहाँ पे ही फील्ड जा रही है तो एंगल यहाँ पर 0 डिग्री। तो बेटा जी E एज इट इज, एरिया एज इट इज, cos 0 कितना होता है 1। तो हमारे पास आंसर आ गया EA²। इन दोनों को मिला के फाइव नेट कितना आने वाला है 0। खुद देख लो, एक नेगेटिव आ रहा है एक प्लस आ रहा है। तो फाइव नेट विल बी φ1 प्लस φ2 विल बी 0। φ1 φ2 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 0। बाकी सबसे 4 से 90 तक वैसे ही निपट गए हो। ठीक है, ठीक है, छाप लो उसको। आप इस क्वेश्चन से एक बात नोटिस करिए आपने, फील्ड कैसी है, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। कैसे पता लगा? अगर फील्ड के साथ कोई भी x लिखा होता, y लिखा होता, x लिखा होता, x² x³ कुछ भी, तो फील्ड हमारी डिस्टेंस साथ वेरी कर रही थी। मतलब यहाँ पे फील्ड अलग होगी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो उस केस में फ्लक्स 0 नहीं आता। यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट है, जितनी फील्ड इस वाले फेस से टकरा रही है ना, उतनी ही फील्ड हमारी इस वाले फेस से टकरा रही है, एक से नेगेटिव एक से पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो गया 0। अगर इसी चीज को मैं ऐसे दिखाऊं कि बेटा जी ये एक सिलेंडर है, ठीक है, फील्ड ऐसे आई और ऐसे गई, तो जितना फ्लक्स आया उतना फ्लक्स गया भी, तो फाइव नेट कितना हो गया 0 हो गया। सर बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अच्छा, इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं, अभी रुकिएगा जरा। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए। मान लो कि भाई यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक बाउल है, और यहां पे आर है, आर, और फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। आर रेडियस है इसका, ये आर रेडियस है। बोला है फाइंड फाई फ्रॉम कर्व सरफेस। ये लो छाप, रोकना इसको। देखो ये देखो, E इंटू 2πr², ऑप्शन 2, ये लो। हाँ, नन ऑफ दिस है ही नहीं, क्या है वैसे कुछ भी। E इंटू 4πr², ये लो। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट वाला हो गया आपका गलत है, सेकंड वाला, फोर्थ वाला बिल्कुल गलत है, नहीं गलत है। अब बता रहा हूँ, आप लोगों ने सही बताया, तरीका गलत बता रहे हो आप। ठीक है, अब समझा दो, जरा गौर से ध्यान सुनिएगा। अब एक बात ध्यान सुनिए मेरी बात, इसको हटा दूं ऑप्शंस को, मैं यहाँ कर दूं। ये है मेडिकल का क्वेश्चन, नीट में आया हुआ है। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक बात बताओ मुझे, टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। आया और गया, है ना। जब भी फील्ड बाहर से आए और किसी सरफेस को चीरते हुए चली जाए, भाई वो सरफेस चाहे टेढ़ा हो, सीधा हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा टोटल क्या होगा? 0। अभी टोटल जो बनाए हैं वो 2 चीजें बनाए हैं, फ्लैट सरफेस यानी सर्कल ये बना, प्लस कर्व सरफेस मतलब कि गोला वाला, इक्वल टू 0। तो बेटा जी हमको ना किसका निकालना है? कर्व सरफेस का। तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस का क्या होगा? E इंटू πr²। क्या होगा? E इंटू πr², बोलो। और cos 180 होगा। क्या होगा? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? इधर, और इधर इसका इस फील्ड कहाँ जा रही है? इधर। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? E इंटू πr²। बंद करो उसको। मैथमेटिकली तो हमको समझ में आ गया कि हाँ सर ये होना चाहिए, ठीक है। अब सर आप बोलोगे सर इसका एरिया तो कुछ और होता है, कर्व का, सिलेंडर का, मतलब स्फीयर का आधे का, 2πr²। देखो मैं इसे थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं।
ये तो हमें पता है कि नेट फ्लक्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये आर, ये हमारी फील्ड ऐसे जा रही है राइट, और ऐसे जा रही है, ये पता है नेट फ्लक्स क्या है 0, तो इस वाले सरफेस का एरिया यूनिफॉर्म है कि नहीं है, और इस वाले सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो एंगल कितना बन रहा है फील्ड से, पता यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, कितना बन रहा है 180। परंतु यहां देखो सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसा बनता है हमेशा, नॉर्मल। कैसा बनता है, नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर। और यहां पे कैसा बनेगा, ऐसा। यहां पे कैसा बनेगा, एकदम ऐसा। और यहाँ पे कैसे बनेगा, एकदम एरिया वेक्टर ऐसा। बोलो हाँ या ना। तो आप ध्यान सुनो बेटा जी, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, अलग। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, अलग। और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, अलग। यानी कि कर्व सरफेस पे हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग एंगल बना रहा है। सो इट विल बी वेरी टफ टू कैलकुलेट द एंगल एट डिफरेंट पॉइंट्स। एम आई राइट? तो कर्व सरफेस का हर जगह से निकालना टफ है, बट ये तय है कि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स मिला के क्या है, 0। यानी इसका फ्लक्स जो कि इस तरफ है, इसका फ्लक्स जो उस तरफ है, ये उसको बैलेंस कर रहा है। ये बात सही है। तो क्यों हम इतनी टेंशन पा लें, हम भैया इसका निकाल लें और बोल दें उसके बराबर है, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि टोटल फ्लक्स क्या है, 0। जब भी फील्ड बाहर से आएगी और किसी सरफेस को चीरते हुए जाएगी तो फ्लक्स नेट 0 होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, सर फ्लैट सरफेस प्लस कर्व सरफेस इक्वल टू क्या है, 0। तो सर क्यों ना कम मेहनत की जाए और दिमाग लगाया जाए, क्योंकि इससे निकालना टफ है, बट इसका मुझे पता है कि ये वाला फ्लक्स इसको बैलेंस कर रहा है पूरे वाले को। तो हम बोल देंगे सिंपल, ई एरिया होगा पाई आर स्क्वायर सर्कल का, सर्कल के फेस का, और एंगल कितना है, cos 180। समझ में आई बात? तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया आंसर हमारा 3rd। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फ्लक्स। दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। ठीक है, हाँ। तो आज के लिए फ्लक्स का हमने 3D पे करना सीखा है। आज जितने भी क्वेश्चंस करे हमने इसमें 3D में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी। आगे चल के हम अगली क्लास में कंटिन्यूएशन में रखेंगे, आपका रहेगा वेरिएबल फील्ड के साथ, मतलब 3D फिगर रहेंगे बट फील्ड वेरिएबल रहेगी। ठीक है, तो होप इट इज डन। ठीक है, आज के लिए डन करते हैं बच्चों। चलिए, थैंक यू।